नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे महिला दिवस पर पीएम की सौगात की, केजरीवाल के नारे की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स को एक अवार्ड दिया। किस किस को मिला है वो अवार्ड, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 110वें एपिसोड में नेशनल क्रिएटर अवार्ड का जिक्र किया था और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम में किया गया, जहां पर 23 कैटेगरीज में जो भी क्रिएटर्स थे उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया। साथ ही आपको बता दें कि जो भी इसमें युवा हस्ती थे जो सम्मानित हुए, उसमें मशहूर जो है गायक मैथिली ठाकुर से लेकर कथावाचक जया किशोरी तक का भी नाम शामिल है। साथ ही आपको बताएं कि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। ये नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज महाशिवरात्रि भी है। मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के रचनाकार माने गए हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल विमेंस डे की भी बधाई दी और उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। आपको बता दें, नेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए 1.5 लाख से अधिक के नॉमिनेशन मिले थे और 10 लाख लोगों ने अपने पसंदीदा क्रिएटर के लिए वोट किया था और उनमें से चुनकर 23 लोगों को ये अवार्ड मिला है, ये सम्मान मिला है। तो ये एक नई शुरुआत होगी। जो भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं उन्हें सम्मानित करके जो है सरकार की एक नई पहल देखने को मिली है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस में। आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। महिला दिवस पर पीएम मोदी का महिलाओं को तोहफा, क्या है वो तोहफा, बता रहे हमारे संवाददाता शिवम दुबे। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस के इस अवसर पर देश की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला दिवस के अवसर पर एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की छूट दी है। यानी कि अब जो एलपीजी सिलेंडर 900 का मिलता था वो 800 में मिलेगा। आपको बता दें कि महिला दिवस के इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी है महिलाओं के लिए और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इससे सिर्फ महिलाओं का जो दिनचर्या है या महिलाओं की जो परेशानी है, इससे न सिर्फ कम होगी बल्कि पर्यावरण को भी इससे सुरक्षित रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट पर लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो महिलाओं के लिए सौगात दी गई है, इससे महिलाओं में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, क्योंकि जो गैस के सिलेंडर 900 रुपये में मिलते थे वो अब 800 में हो जाएंगे, जहां पर 963 रुपये में, जैसे कोलकाता एक ऐसा राज्य है जहां पर गैस के सिलेंडर 903 रुपये में मिलते थे, अब वहां पर 803 हो जाएगा। ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर 100 रुपये एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम कम होने से देश की महिलाओं और देश के परिवारों में खुशी का माहौल है। फिलहाल मैं कैमरामैन सौरभ के साथ शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बधाई दी है। बता दें कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। जिस तरीके से आज नारी शक्ति और महिला दिवस भी तो उसको लेकर देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी काफ़ी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है, मुझे खुशी है कि भारत की राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। उनके सफलता संसदीय कार्यकाल की कामना करता हूँ। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष होने के साथ साथ एक टीचर और राइटर भी हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1950 को सी गाँव में हुआ है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन का फाउंडर नारायण मूर्ति से साल 1978 में शादी की है। उनकी एक बेटी अक्षय मूर्ति है, जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। सुधा मूर्ति की बेटे का नाम रोहिन मूर्ति है। वहीं
गेस्ट फाउंडेशन के सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पहले से सदस्य भी हैं। इंडिया की स्थापना की थी। 2006 में सुधा मूर्ति को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया है, सम्मानित किया गया है। बाद में उन्होंने तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। जिस तरीके से ये पहली बार है, जिस लगातार इसको देखते हुए कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सुधा मूर्ति को खुद ही नामांकन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और कहा है कि इसकी मैं कामना करती हूँ कि आखिरकार उसके उच्च भविष्य को लेकर, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर तारीफ की है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने शुरू किया लोकसभा चुनाव का प्रचार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जहां एक और पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी को लेकर के आज आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। दरअसल दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिल करके एक चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया गया है संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। आपको बता दें कि जहां एक और दिल्ली में पहले से ही आम आदमी पार्टी की सत्ता है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता आने के बाद कहीं ना कहीं एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता आई, और इसके बाद आम आदमी पार्टी पूरे जोश और उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी का परिणाम है कि आज लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसका नाम संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल दिया गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जहां एक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये चुनावी कैंपेन कितना कारगर साबित होता है और दिल्ली वासियों का प्यार आम आदमी पार्टी को कितना मिल पाता है। खैर, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में कांग्रेस में भगदड़ मचती हुई दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके मिल रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी को झटका कांग्रेस के ही युवा नेता पौड़ी लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव लड़ चुके मनीष खंडूरी ने दिया है। मनीष खंडूरी ने अपने सोशल साइट पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि उनकी तरफ से पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया जाता है, और ये समझा जा सकता है कि अब मनीष खंडूरी के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड की जो सियासत है वो अब नए रंग में, नए मोड़ पर दिखने लगी है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी इसे एक शुभ संकेत मान रही है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी है, और जिस प्रकार से प्रत्याशी एक एक करके छोड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, तो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार की नीतियों से वो लोग प्रभावित है। सभी लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, राज्य विकास के लिए करना चाहते हैं। जो विपक्ष पार्टी जो कमजोर हो चुकी है उसको छोड़ने में ही उनकी भलाई है। ऐसा में समझा जा सकता है कि अब उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटों पर है वहां पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो मंथन होंगे और बढ़ावा नजर आएगा, और ऐसे में वरिष्ठ नेताओं पर ही दबाव ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन बीजेपी इसे शुभ संकेत मान रही है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। 2024 चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने के कयास अब तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में उतरती है तो उसको कई सीटों पर फायदा भी हो सकता है। हालांकि अब सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा है बसपा के साथ, उसको भी तय होने की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। जहां एक तरफ सपा और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में कई सीटों को जीतने का दम भर रहा है, वहीं अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन जिस तरह से दिनों दिन राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं बसपा के नेता अब बसपा सुप्रीमो मायावती पर गठबंधन का दबाव बना रहे हैं, ऐसा सूत्रों का बड़ा दावा है। इन्हीं सब बातों को ख्याल में रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का मन बना लिया है।
लखनऊ में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या है आया रिपोर्ट में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद अब यूपी सरकार जल्द ही अवैध मदरसों पर कड़ा एक्शन ले सकती है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले भी मामले सामने आए हैं और फंडिंग को लेकर भी जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश भर में चल रहे अवैध मदरसों की जांच कराई, जिसमें 13,000 से अधिक मदरसे बोगस पाए गए। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच में यह भी पाया है कि 8,000 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 16,000 मदरसे ऐसे भी हैं जो टेरर फंडिंग या खाड़ी देशों से की जा रही फंडिंग पर चल रहे थे। एसआईटी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ ऐसे मदरसे हैं जहां पर बच्चों का शोषण भी किया जाता था। एसआईटी ने अब शासन को रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार कार्रवाई भी करेगी। माना जा रहा है कि जिस तरह से नेपाल से सटे जिलों में अवैध मदरसों की भरमार है, कई मदरसे बोगस पाए गए हैं, इस पर योगी सरकार का जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर लगातार मुस्लिम धर्मगुरु सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या योगी सरकार आगे एक्शन लेगी या नहीं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। चंदौली में सीएम योगी शनिवार को दौरा करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कल एक दिवसीय यानी 9 मार्च को एक दिवसीय दौरा होने वाला है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। हमारी इस समय मौजूदगी नवीन मंडी के समीप यहाँ एक जनसभा स्थल पे है, जहाँ कल सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी पहले इन जनसभा स्थल के पास ही बन रहे हेलीपैड स्थल वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर ये जो जनसभा स्थल है, यहाँ पे जनसभा स्थल पहुंचेंगे और लगभग 782 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनपद को बड़ी सौगात दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस दरमियान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं आपको बता देंगे, विजुअल्स में हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि यहाँ पे ये जो सभा स्थल है, इस सभा स्थल का काफ़ी इसको बैरिकेडिंग की गई है, जिससे किसी भी को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कुर्सियां लग चुकी हैं और हजारों की संख्या में लोग यहां पे मौजूद रहेंगे और सीएम योगी को अपने बीच में पाएंगे। आपको बता दें कि अभी इस दौरे को लोग चुनाव के दृष्टिगत भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि जो ये दौरा सीएम योगी का है वो चुनाव से जोड़ करके भी लोग देख रहे हैं। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से तीसरी बार केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं लोग इसे भी जोड़ करके देख रहे हैं और लोगों के मन में अपने सीएम को देखने की काफ़ी उत्सुकता है, जो जब यहाँ पे सीएम योगी यहाँ पे पहुँचेंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। कब करेंगे दौरा और कैसी चल रही हैं तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में कल सीएम योगी आदित्यनाथ यानी 9 मार्च को एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जौनपुर के नईगंज कलीचाबाद में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम परियोजनाओं और लोकार्पण का शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन जो है तैयारी में जुट गई है। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है और सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कार्यक्रम स्थल पर किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जनसभा को संबोधित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ जो है भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस।
लखनऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव के बाद विधान परिषद की 13 सीटों को लेकर जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर गहमा गहमी मची हुई है। सियासी गलियारे में उन नामों की चर्चा है जो विधान परिषद भेजे जा सकते हैं। आपको बता दें कि 13 सीटों में से जो अभी तक विधायकों की सीटों का जो आंकड़ा है उसके अनुसार एनडीए 10 एमएलसी सदन में भेज सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के संख्या बल के आधार पर 3 एमएलसी सदन में भेज सकती है। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने अपने तीनों कैंडिडेट के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। उन्होंने नरेश उत्तम पटेल, गुड्डू जमाली और तीसरा बलराम यादव का नाम तय किया है। वहीं भाजपा के जो 10 नाम, एनडीए के जो 10 नाम हैं, उनको लेकर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि भाजपा के सहयोगी दल अपना दल एस के आशीष पटेल का नाम लगभग तय है। वहीं जो भाजपा कोटे से 9 नाम जाने हैं, उसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल, साथ में प्रभारी वैजयंत पांडा लगातार अभी नामों पर चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 9 सीटों को लेकर 36 नाम दिल्ली भेजे जा सकते हैं। इनमें कई नाम ऐसे हैं। गाजियाबाद में कार्यवाहक प्रिंसिपल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। बाद के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के अंदर एक कार्यवाहक प्रिंसिपल और एक वहीं उसी कंप्यूटर के ऑपरेटर के पद पर तैनात दोनों महिलाओं के बीच में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक स्कूल की प्रिंसिपल कंप्यूटर ऑपरेटर महिला से अपना काम करवाने के लिए कहती है, जिसके बाद जो महिला कंप्यूटर ऑपरेटर है वो प्रिंसिपल को मना कर देती है। जिसके बाद कार्यवाहक प्रिंसिपल कंप्यूटर ऑपरेटर जो महिला है उसके साथ मारपीट करती है। ये आरोप कंप्यूटर ऑपरेटर जो महिला उसने लगाया है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल जो है कंप्यूटर ऑपरेटर महिला के साथ मारपीट कर रही है, जिसको लेकर अब जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो महिला है उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने उनसे मांग की है। दरअसल आपको बता दें, उनका जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो महिला, उनका आरोप है कि वो एक जो सेवारत है, लेकिन उनको जो प्रिंसिपल है आए दिन अपने काम के लिए कहती रहती है। जब उन्होंने मना कर दिया तो इसके बाद वो आक्रोशित होकर होकर उनके साथ मारपीट करने लगी और साथ के साथ उनको जाति सूचक शब्द भी बोले। इस पूरे मामले में महिला ऑपरेटर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की लगातार मांग कर रही है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में महिला जिला महामंत्री को मिली धमकी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में भाजपा नेत्री को तेजाब डालकर चेहरा खराब जलाए जाने की बात कही है। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिले की महामंत्री ममता कठेरिया को अज्ञात फोन द्वारा धमकी दी गई है, जिसके बाद वह एलाऊ थाने पहुंची। एलाऊ थाने पहुंचने के बाद उन्होंने प्राथमिकी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई है। जिन नंबरों से फ़ोन आ रहे थे उन नंबरों को भी उन्होंने एफआईआर कॉपी में तहरीर में मेंशन किया था, जिसके बाद थाना अध्यक्ष सविता सेंगर ने बिना तत्काल तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमे को पंजीकृत कर लिया है और अज्ञात नंबरों की छानबीन की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो जिले की महामंत्री हैं ममता कठेरिया, उनको काफ़ी दिनों से कोई अज्ञात व्यक्ति परेशान कर रहा था। जब उसने तेजाब की जो डालने की धमकी दी है, जिससे वह काफ़ी भयभीत हो गई और घबरा गई, उसके बाद ही थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस पूरे मामले को बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल ममता कठेरिया ने साफ कह दिया है कि जो धमकी देने वाला व्यक्ति है और काफ़ी दिनों से उनको परेशान कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी होना जल्द से जल्द पुलिस सुनिश्चित करे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।